हे गुड इवनिंग दोस्तों, स्ट्रक्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, अपन आज से चर्चा करेंगे इस वीडियो में राजस्थान के करंट अफेयर्स के बारे में। वो भी जो अपना अगस्त का करंट अफेयर्स है उसके बारे में चर्चा करें। ठीक है, तो एक एक वीडियो करके अगस्त के पूरे करंट अफेयर्स के बारे में अपन चर्चा कर लेंगे। तो आज का ये अपना पहला लेक्चर है। शुरू करते हैं आज के राजस्थान के करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें विभिन्न जो चर्चा में न्यूज में जो व्यक्ति थे उनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो अपना पहला करंट अफेयर्स है। 31 अगस्त 2024 को जर्मनी के हेनोवर में आयोजित वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता जयपुर के शूटर कौन है? ठीक है, तो बताइए कौन है। तो गाइस, जो अपना अनुया प्रसाद है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। अनुया प्रसाद है वो जयपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप का गाइस आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया अपने जर्मन के होनोवर में। ठीक है, अगला है एशियन यूथ पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप के बारे में। दोस्तों, ये ध्यान रखना कि इसका आयोजन कब होगा। इसका आयोजन अपने अम्मान है, अम्मान जो कि अपने जॉर्डन में है, वहां पर इसका आयोजन होगा। वो भी 3 से 14 सितंबर के बीच में इसका आयोजन किया गया। दोस्तों, इसमें भारतीय पुरुष टीम में जो राजस्थान के खिलाड़ी हैं, इन्होंने भाग लिया, जिनके नाम है महेंद्र पाल सिंह, कर्तव्य प्रताप सिंह, पुष्पेंद्र और कर्ष कलाल का चयन इनमें किया गया। ठीक है, इस तरह ये टोटल 4 खिलाड़ी हैं जिनका राजस्थान की तरफ से इस टीम में चयन किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना, एशियन यूथ हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? अम्मान के जॉर्डन में किया गया। नेक्स्ट है सीना पारासर के बारे में। दोस्तों, सीना पारासर है वो जयपुर के रहने वाले हैं। सितंबर 2024 में इजिप्ट में आयोजित हुए ब्यूटी पेजेंट मिस एलिट वर्ल्ड 2024 में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया इन्होंने मिस एलिट वर्ल्ड 2024 में, जो कि एक ब्यूटी पेजेंट है, जो कि सितंबर 2024 में इजिप्ट में आयोजित किया गया। कहाँ पर आयोजित किया गया? इजिप्ट में आयोजित किया गया, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया सीना पारासर ने। सीना पारासर कहाँ की रहने वाली है? ये जयपुर की रहने वाली है। ठीक है, आगे देखते हैं। पेरिस ओलंपिक खेलों में राजस्थान के पैरा एथलीट के बारे में। दोस्तों, पेरिस में जो गेम आयोजित हुए 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में, ये जो खेल हुए थे वो 70वें पैरा ओलंपिक खेल था। कौन सा खेल था? 17वां पैरा ओलंपिक खेल था। इसमें राजस्थान के गाइस लगभग 9 खिलाड़ियों ने भाग लिया। कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 9 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इनमें जो शामिल थे उनके बारे में बात करें तो गाइस, पैरा निशानेबाजी में जो खिलाड़ी शामिल थे उनका नाम था अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल, निहाल सिंह, रुद्राक्ष खंडेलवाल। ठीक है, पूछ लिया जाता है जैसे कि अवनी लेखरा कौन से खेल से संबंधित है? तो ये पैरा निशानेबाजी से संबंधित है, जिन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक्स, जो 17वां पैरा ओलंपिक खेल हुआ था पेरिस में, इसमें पार्टिसिपेट किया था। भाई, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है कृष्णा नागर, इन्होंने इस खेल में पार्टिसिपेट किया। पैरा एथलेटिक्स है सुंदर गुर्जर और संदीप चौधरी। अनीता चौधरी हैं गाइस, वो पैरा रोइंग से जुड़ी हुई हैं। भाई, श्याम सुंदर स्वामी है, वो पैरा तीरंदाजी खिलाड़ी हैं। ठीक है, इस तरह ये राजस्थान के 9 खिलाड़ी हैं जो कि विभिन्न खेलों से जुड़े हुए हैं। इन्होंने 17वें पैरा ओलंपिक गेमों में भाग लिया। ठीक है, इनके जो पदक विजेता हैं, जो पैरा ओलंपिक, जो 17वां पैरा ओलंपिक गेम हुआ था, इसमें राजस्थान के पदक विजेताओं के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है अवनी लेखरा। दोस्तों, अवनी लेखरा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनके बारे में ध्यान रखना। अवनी लेखरा है वो अपने जयपुर की है। ये सॉरी ये 2R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल्स SH1 कैटेगरी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। कौन से क्षेत्र में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता? R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। गाइस, इनका स्कोर था 239.9
6.7 अंक का स्कोर इन्होंने बनाया। ठीक है, इस तरह अवनी लेखरा ने जो अपना पिछला रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया और इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया 249.7 का। दोस्तों पैरा ओलंपिक में 3 मेडल जीतने वाली अवनी देश की पहली महिला खिलाड़ी है। ठीक है, अवनी लेखरा है, इन्होंने पैरा ओलंपिक में 3 मेडल जीते। इस तरह यह भारत की पहली ऐसी महिला खिलाड़ी है। फिर आती है मोना अग्रवाल। मोना अग्रवाल भी गाय जयपुर की रहने वाली है। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसमें 10 मीटर एयर राइफल्स इस तरह जो स्पर्धा है उनमें उन्होंने कांस्य पदक जीता। इनके अंक स्कोर की बात करें तो 228.7 अंक, 228.7 अंक इनों का स्कोर था। सुंदर गुर्जर ने गाइस कांस्य पदक जीता था। ये पदक जीतने वाले राजस्थान के तीसरे खिलाड़ी बने। इन्होंने स्पर्धा जीती जेवीएम थ्रो F46 में। ठीक है, भाला फेंक दूरी थी गाइस इनकी 64.96 मीटर। ठीक है, तो इनकी स्पर्धा का ध्यान रखना, ये जेवेलिन थ्रो F46 है। इन्होंने कांस्य पदक जीता और कांस्य पदक जीतने वाले ये तीसरे ये है। 7 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा प्रदान किए गए अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो कि 2019 से 2022 के दिए गए हैं, इनमें सम्मानित कौन कौन व्यक्ति हैं? तो दोस्तों सबसे पहले अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कारों के बारे में बात करें तो ये वन विभाग के द्वारा दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार हैं। ठीक है गाइस, ये 2 कैटेगरी में प्रदान किए जाते हैं। एक तो वन्य जीव सुरक्षा में और एक वन विकास के आधार पर इन्हें दिया जाता है। इसमें किसी संस्था को दिया जाता है तो 1 लाख रुपए प्रोवाइड करवाए जाते हैं। साथ ही किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो उसे 50,000 रुपए इसके तहत दिए जाते हैं। ठीक है गाइस, ये पुरस्कार वर्तमान में 4 श्रेणियों में इस प्रकार 4 वर्षों के पुरस्कार दिए गए हैं। इसमें 2019 के वन्य जीव संरक्षण और सुरक्षा की श्रेणी की बात करें तो 2020 का दिया गया है गजेंद्र सिंह माझी को, जो कि नागौर के रहने वाले हैं। 2021 का पदम सिंह राठौड़ को दिया गया है गाय, जो कि उदयपुर के रहने वाले हैं। और 2022 का मोहित शर्मा दिव्या वर्मा को दिया गया है, जो कि जयपुर के रहने वाले 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, वही वन विकास संरक्षण और सुरक्षा श्रेणी के जो पुरस्कार हैं, जिसमें 2019 का पुरस्कार है गाइस वो दिया गया है नारायण लाल कुमावत को। 2020 का श्याम सुंदर पालीवाल जो कि राजसमंद के रहने वाले हैं, उनको दिया गया है। वही 2020 का पुरस्कार है वो 2 व्यक्तियों को दिया गया है। सॉरी, 2021 का अभिलाषा को, जो कि सिक्कर की रहने वाली है, बच्चू सिंह वर्मा को, जो कि भरतपुर के रहने वाले हैं। वहीं 2022 का यह पुरस्कार है वो पवन कुमार जैन को दिया गया है, जो कि कोटा के रहने वाले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों वैश्विक CSR सतत और पर्यावरण संरक्षण 2024 द्वारा गुरुग्राम में किस राजस्थानी विप्लव गोयल को सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण विकास पहल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो बताइए, सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण विकास पहल अवार्ड 2024 CSR पर्यावरण संरक्षण सतर्कता के आधार पर किसे दिया गया? दोस्तों यह दौसा जिला है अपना, वहां की एक ग्राम पंचायत है झारेडा। कौन सी ग्राम पंचायत? झारेडा ग्राम पंचायत है। उसको देश की पहली ऊर्जा, जल और रोजगार पर आत्मनिर्भर बनने के प्रयास के आधार पर यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, कौन सी पंचायत को? झारेडा ग्राम पंचायत को, जो कि दौसा जिले में है। इसे सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण पहल अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि यह देश में पहला जल ऊर्जा रोजगार में आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनने के प्रयास में यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। राजीव गांधी क्रिकेट क्लब का राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? कौन सा अवार्ड? राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। दोस्तों ये अवार्ड दिया गया है तपोस चटर्जी को। इन्हें दिया गया है तापोस चटर्जी को राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। वैष्णवी शर्मा के बारे में बात की जाए तो वैष्णवी शर्मा गाइस जयपुर की रहने वाली है। इन्हें फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024 का खिताब जीता है।
पूछ लिया जाए कि फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024 का खिताब किसने जीता है, तो वो जीता है वैष्णवी शर्मा ने। किसने? वैष्णवी शर्मा ने जीता है, जो कि अपने जयपुर की रहने वाली है। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 में राजस्थान से भाग लेने वाले दो खिलाड़ी अनंतजीत सिंह नारूका और माहेश्वरी चौहान है, वो किस स्पर्धा से संबंधित थे? दोस्तों, ये राजस्थान के दो खिलाड़ी हैं, वो स्किट मिक्स शूटिंग से संबंधित है। कौन है? अनंतजीत सिंह नारूका और माहेश्वरी चौहान। ठीक है। आगे देखते हैं आरपीएससी अध्यक्ष के बारे में। दोस्तों, 31 जुलाई 2024 को जो आरपीएससी के अध्यक्ष थे संजय कुमार सोत्रिय का कार्यकाल गाइस पूरा हो गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग है आरपीएससी गाइस, इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 7 सदस्य होते हैं। नए अध्यक्ष की नियुक्ति होने पर जो वरिष्ठ सदस्य कैलाश चंद्र मीणा है, इनको कार्यवाही अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है। तो आरपीएससी का वर्तमान में कोई अध्यक्ष नहीं है, एक कार्यवाहक अध्यक्ष है जिनका नाम है कैलाश चंद्र मीणा। कैलाश चंद्र मीणा, ध्यान रखना, कैलाश चंद्र मीणा वर्तमान में आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। दोस्तों, सदस्यों में इसी वर्ष बाबूलाल कटारा को निलंबित किया गया और जसवंत राठी के निधन होने पर यहाँ पर 2 सीटें हैं, वो खाली पड़ी हुई है। ठीक है। 7 सीटें हैं, 7 सीटें में 2 सीटें खाली पड़ी हैं। क्यों पड़ी हैं? क्योंकि बाबूलाल कटारा को निलंबित कर दिया गया और जसवंत राठी है, उनका निधन हो गया। ठीक है। वर्तमान में आरपीएससी के कार्यवाही अध्यक्ष का क्या नाम है? उनका नाम है कैलाश चंद्र मीणा। नेक्स्ट है नेक्स्ट है 11वीं सीनियर बीच कबड्डी चैंपियनशिप के बारे में। दोस्तों, 11वीं सीनियर कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन अपने बोध गया बिहार में आयोजन किया गया। इसमें राजस्थान ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। यह स्वर्ण पदक है वो राजस्थान ने उत्तर प्रदेश को हराकर प्राप्त किया। राजस्थान कबड्डी संघ के अध्यक्ष के बारे में बात करें तो गाइस, उनका नाम है तेजस्वी सिंह गहलोत। क्या नाम है? तेजस्वी सिंह गहलोत है, वो राजस्थान कबड्डी संघ के गाइस अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं राष्ट्रपति पुलिस पदक के बारे में। दोस्तों, 78वें स्वतंत्रता दिवस जो समारोह हुआ था अपना, उस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सराहनीय सेवाओं के लिए एडीजी स्मिता श्रीवास्तव और विनीता ठाकुर को राष्ट्रीय पुलिस पदक प्रदान किए। 2 लोग हैं, स्मिता श्रीवास्तव और विनीता ठाकुर। नेक्स्ट है राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति द्वारा घोषित किए गए 2024 के पुरस्कारों में प्रदेश को साहित्यिक जो पुरस्कार प्राप्त हुए वो कौन से हैं? दोस्तों, राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति के द्वारा हर वर्ष पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जिसमें साहित्य श्री सम्मान पुरस्कार है गाइस, वो प्रफुल्ल प्रभाकर को प्राप्त हुआ, जो कि अजमेर के रहने वाले हैं। वही हिंदी सर्जन पुरस्कार है वो प्रबोध कुमार गोभिल को मिला, जो कि जयपुर के रहने वाले हैं। इनकी रचना का नाम है टापुओं पर पिकनिक, के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया। वही महिला लेखन पुरस्कार है वो रिंकी शर्मा को दिया गया, जो कि दिल्ली की रहने वाली है। इनकी रचना का नाम है बुरे फंसे। लेखन पुरस्कार है गाइस वो प्रभु जिंगर को दिया गया, जो कि लखनऊ के रहने वाले हैं। इनकी कृति का नाम है ड्रोन पत्रकारिता, के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। वही बाल साहित्य पुरस्कार है गाइस वो सुमन वाजपेयी को दिया गया, जो कि अपनी दिल्ली की रहने वाले हैं। इन्हें तारा की अनोखी यात्रा के लिए यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है। तो राजस्थान के 2 लोगों को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। एक तो साहित्य श्री सम्मान पुरस्कार जो प्रफुल्ल प्रभाकर को मिला, जो कि अजमेर के रहने वाले हैं, और हिंदी सर्जन पुरस्कार है वो प्रबोध कुमार गोविल को मिला, जो कि जयपुर के रहने वाले हैं। इनकी रचना का नाम है टापुओं पर पिकनिक के लिए। आगे देखते हैं 40वीं सब जूनियर और 50वीं जूनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता के बारे में। दोस्तों, पहले तो ध्यान रखना, इसका आयोजन किया गया अपने अगस्त में, जो कि भुवनेश्वर में किया गया। भुवनेश्वर कहाँ पर? अपने ओडिशा में इसका आयोजन किया गया। इसमें राजस्थान के तैराक ने 1 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक
और 5 कांस्य पदक अपने नाम किए। ठीक है, इतने 1 स्वर्ण, 4 रजत और 5 कांस्य पदक, इस तरह टोटल 10 पदक है राजस्थान ने जीते। दीक्षिणा जोशी है, वो जयपुर की रहने वाली है। इन्होंने 200 मीटर बटरफ्लाई में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। ठीक है, एक ही स्वर्ण पदक जीता, वो भी जीता दक्षिणा जोशी ने, जो कि जयपुर की रहने वाली है। राजस्थान तैराकी संघ के अध्यक्ष के बारे में बात करें तो उनका नाम है अनिल व्यास। क्या नाम है? अनिल व्यास है, वो राजस्थान तैराकी संघ के अध्यक्ष है। फिर आती है नेशनल आर्चरी टूर्नामेंट के बारे में। दोस्तों, नेशनल आर्चरी टूर्नामेंट है वो गुवाहाटी में आयोजित किए गए। गुवाहाटी जो अपना असम है, वहां पर इसका आयोजन किया गया। ठीक है दोस्तों, राजस्थान को 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक यहाँ पर प्राप्त हुए। इस तरह राजस्थान ने यहाँ पर टोटल 3 पदक प्राप्त किए, जिसमें स्वर्ण पदक है वो प्रांजल ठोलिया ने जीता, रजत पदक है वो दिव्यांग सिंह ने जीता और कांस्य पदक है वो सचिन चेची ने अपने नाम किया। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। आगे है वोस वोको इंडिया नेशनल सीनियर किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप। दोस्तों, वाको इंडिया नेशनल सीनियर किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन है वो अपने गोवा में किया गया। इसमें राजस्थान के पदक विजेता खिलाड़ियों के बारे में बात करें तो राजस्थान के 3 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया इसमें। एक तो अंकित श्रीवास्तव थे, दूसरे थे प्रतीक बेनीवाल और तीसरे थे उन्नत सिंह। अंकित श्रीवास्तव ने 75 किलोग्राम, प्रतीक बेनीवाल ने 86 किलोग्राम और उन्नत सिंह ने 81 किलोग्राम बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया। इन तीनों ने गाइस लो किक वर्ग में कांस्य पदक प्राप्त किया। तीनों ने कौन सा पदक प्राप्त किया? कांस्य पदक अपने नाम किया। आगे है वर्ष 2023-24 के 31वें माथुर दास माथुर क्रिकेट अवार्ड के बारे में। दोस्तों, जो 31वां माथुर दास माथुर क्रिकेट अवार्ड है, इनमें सीनियर वर्ग में अभिजीत तोमर को, जूनियर वर्ग में रोहन राजबर को, सब जूनियर वर्ग में रजत बघेल को और उदयमान खिलाड़ी में अभय शर्मा को यह पुरस्कार है, अवार्ड है वो दिया गया। अपना आज का अंतिम फैक्ट है, राज्य फुटबॉल संघ के अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं? दोस्तों, मानवेंद्र सिंह है। कौन? मानवेंद्र सिंह है। मानवेंद्र सिंह को राजस्थान फुटबॉल संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखना, राजस्थान फुटबॉल संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? मानवेंद्र सिंह को। तो आज के वीडियो में गाइस इतना ही। कल अपन राजस्थान के करंट में रहे विभिन्न जो स्थान हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। गुड इवनिंग गाइस, स्ट्रक्चर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। गाइस, अपन चर्चा कर रहे थे अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि अपने आरएस प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये अपने अगस्त का जो सेकंड लेक्चर है। आज अपन चर्चा करेंगे राजस्थान के करंट में रहे जो भी चर्चित स्थान हैं उनके बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के पहले करंट अफेयर्स फैक्ट के साथ। दोस्तों, 7 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ कहां से किया? बताइए, जो अपने मुख्यमंत्री है वर्तमान के भजनलाल शर्मा, भजनलाल शर्मा ने 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ कहां से किया? तो गाइज ये किया इन्होंने गाडोता, एक क्षेत्र है दूदू के अंदर। दूदू जो अपना वर्तमान एक जिला है, यहाँ का एक क्षेत्र है गाडोता, वहां से इन्होंने इसे राष्ट्रीय वन स्तर राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया। कब किया? 7 अगस्त को। ठीक है, नेक्स्ट है 10 से 17 अगस्त 2024 को 520वां मीरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? गाइस, मीरा महोत्सव का आयोजन है ये मेडता सिटी है अपनी नागौर की, वहां पर किया गया। कौन सा मीरा महोत्सव था? आप ध्यान रखना, ये है 520वां मीरा महोत्सव। मेडता सिटी में गाइस जीरा प्रोसेसिंग प्लांट को खोलने की घोषणा भी की गई है। आगे है 4 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गाइस कहां से प्रदेश के पहले फ्लाइट स्कूल का उद्घाटन किया है?
बताइए कहाँ से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य का पहला उड़ान प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने किया है किशनगढ़ में। ठीक है, किशनगढ़ अजमेर में। किशनगढ़ अजमेर में राज्य का पहला उड़ान प्रशिक्षण केंद्र खुलने जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर अव्यान एविएशन एकेडमी का फ्लाइंग स्कूल भी स्थापित किया जाएगा। इसकी घोषणा है वो बजट 2024-25 में की गई थी। ठीक है, इसके अलावा अपना जो हमीरगढ़ भीलवाड़ा का क्षेत्र है वहां पर भी एक फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल खोला जाएगा। अर्थात दो क्षेत्रों में बजट 2024 में घोषणा की गई थी कि यहाँ पर उड़ान प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा, एक तो अपने किशनगढ़ में और एक अपने हमीरगढ़ में। हमीरगढ़ अपने भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं एयर अर्थ एलिमेंट एक्सीलेंस सेंटर के बारे में। दोस्तों प्रदेश में जो दुर्लभ खनिज है उनके भंडारों की खोज करने के लिए, उनका खनन और प्रशंसन की जो संभावना है उनको देखते हुए राज्य में एक उच्च स्तरीय रियर अर्थ एलिमेंट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। क्यों की जाएगी? जो दुर्लभ खनिज है उनकी उनको उनका खनन करने के लिए, उनकी खोज करने के लिए इसकी स्थापना की जाएगी। फिर आता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिरेमिक। दोस्तों बताइए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिरेमिक की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसकी स्थापना की जा रही है अपने बीकानेर में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ ये बन रहा है, ये बीकानेर में। दोस्तों राजस्थान सरकार ने बजट 2023-24-25 में राज्य में सिरेमिक मिनरल्स के पर्याप्त भंडार मौजूद होने की बात कही थी। ऐसे में खनन में विश्व स्तरीय खनिजों के जरिए उत्पादन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिरेमिक की स्थापना की जाएगी। ठीक है, इसकी घोषणा कब की गई थी? बजट 2024-25 में की गई थी। कहां पर खोला जाएगा? ये अपने बीकानेर में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही के दिनों में प्रदेश के किस जिले में निकल क्रोमियम के भंडारों की खोज की गई है? तो बताइए गाइस, निकल और क्रोमियम है, ये एक महत्वपूर्ण दुर्लभ खनिज है। इनकी खोज गाइस हाल ही में डूंगरपुर में की गई है। ठीक है, डूंगरपुर के 4 ब्लॉक है जहां पर क्रोमियम और निकल मिला है। इनमें है माथु, गामडापाल, देवल, रोहनवाड़ा और खानवी। ये 4 क्षेत्र है जहां पर निकल और क्रोमियम मिला है। ये 4 क्षेत्र कहाँ है? डूंगरपुर में। इसके अलावा डूंगरपुर के गाइस एक क्षेत्र है सामोता। सामोता में फ्लोराइड के निक्षेप भी प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, तो निकल, क्रोमियम और फ्लोराइड के हाल ही में साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो वो अपने डूंगरपुर में मिले हैं। ये देखते हैं 29 और 30 अगस्त 2024 को स्टेट लेवल पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? आइए गाइस, इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया अपने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। ठीक है, कौन सी कॉन्फ्रेंस थी? स्टेट लेवल पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस। दोस्तों इस कॉन्फ्रेंस की थीम थी पुलिसिंग विद एक्सीलेंस द वे फॉरवर्ड। ठीक है, इस सम्मेलन में साइबर सिक्योरिटी, डार्क वेब, डीप फेक, साइबर क्राइम आदि से जो विभिन्न क्षेत्र से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं इनको ध्यान में रखते हुए इसका आयोजन किया गया था। दोस्तों भरतपुर में कार्यक्रम चलाया जा रहा है ऑपरेशन एंटीवायरस। ऑपरेशन एंटीवायरस का प्रेजेंटेशन भी यहाँ पर दिया गया। आपको ध्यान रखना है कि ऑपरेशन एंटीवायरस प्रोग्राम कौन से जिले में चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है अपने भरतपुर संभाग में। ठीक है, आगे है जोधपुर पाली में बनेगा औद्योगिक स्मार्ट सिटी। दोस्तों 28 अगस्त 2024 को अपने माननीय प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा 10 राज्यों में 12 शहरों में 10 राज्यों के 12 शहरों में औद्योगिक स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की गई थी। कितने में? 10 राज्यों के 12 शहरों में। ठीक है, इसमें गाइस पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर पाली इंडस्ट्रियल सिटी विकसित की जाने की बात की गई है। इसे पश्चिमी राजस्थान के टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, एग्रो इंडस्ट्री,
सोलर सेक्टर में जो बम्पर रोजगार है, इनको बढ़ने की महत्वपूर्ण संभावना है। तो आप ध्यान रखना कि नरेंद्र मोदी के द्वारा 10 राज्यों में 12 शहरों में औद्योगिक स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी, जिसमें राजस्थान का एक क्षेत्र शामिल है, जोधपुर और पाली वाला क्षेत्र। नेक्स्ट है युद्ध स्मारक P-55 टैंक के बारे में। दोस्तों, जो P-55 टैंक है, इसका निर्माण है वो सोवियत रूस के द्वारा किया गया था, USSR के द्वारा। दोस्तों, यह टैंक है वो 1971 में भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था, उसमें महत्वपूर्ण इसने भूमिका निभाई थी। इस टैंक को वर्तमान में जो अपना राजभवन है, वहां पर जब अपने राज्यपाल हैं श्री हरिभाऊ बागड़े के द्वारा, उनके द्वारा जो अपना राजभवन है, जहाँ पर संविधान पार्क है, वहां पर इसका लोकार्पण किया गया है, वो भी 15 अगस्त 2024 को। ठीक है। नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के बारे में। दोस्तों, पहले तो ध्यान रखना कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक है। ये है अपने बनासकांठा से लेकर मोगा तक। ठीक है, मोगा तक। तो बनासकांठा है वो अपने गुजरात में है और मोगा है वो पंजाब में है। बनासकांठा गुजरात से लेकर मोगा के पंजाब तक यह विस्तृत है। राजस्थान में राज्य प्रसारण निगम के द्वारा 6.3 गीगावाट प्रसारण क्षमता का यह ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को अन्य राज्य में पहुंचाने का काम करेगा। कौन सी एनर्जी है? एक तो इसमें सोलर एनर्जी है और एक विंड एनर्जी है। कितनी गीगावाट? 6.3 गीगावाट। कौन पहुंचाएगा? राजस्थान राज्य प्रसारण निगम इसको पहुंचाएगा अन्य राज्यों में। दोस्तों, यह कॉरिडोर राजस्थान के लगभग 5 जिलों से गुजरेगा, जिनका नाम है अजमेर, चित्तौड़गढ़, नागौर, जोधपुर और बीकानेर। इनका नाम ध्यान रखना कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के कितने जिलों से और कहां कहां से गुजरेगा। ये 5 जिलों से गुजर रहा है, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, चित्तौड़गढ़ और अजमेर। इसे गाइस पश्चिमी राजस्थान के 3 जिले जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण मजबूती प्रदान हुई। ठीक है, आगे देखते हैं। 25 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह के समापन कार्यक्रम में कहाँ हिस्सा लिया? दोस्तों, इन्होंने हिस्सा लिया राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में। क्या हुआ कि 25 अगस्त को राजस्थान हाईकोर्ट की प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम को जो शुरू किया गया था, उसको समाप्त किया गया। कहाँ किया गया? जोधपुर हाईकोर्ट में। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना है वो 29 अगस्त 1949 को की गई थी। वो भी अपने जयपुर में जो राजा सवाई मानसिंह थे, उनके द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। बाद में एक समिति बनी थी, सत्यनारायण राव समिति। इसके सिफारिश पर गाइस 1956 में राजस्थान हाईकोर्ट को जोधपुर में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है। राजस्थान हाईकोर्ट में गाइस कुल 50 न्यायाधीश होते हैं, जिनमें 38 न्यायाधीश स्थायी होते हैं और 12 न्यायाधीश होते हैं वो इसमें अतिरिक्त जज होते हैं। ठीक है। प्रथम न्यायाधीश थे राजस्थान हाईकोर्ट के कमलकांत वर्मा। ठीक है। ध्यान रखना, राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना 29 अगस्त 1949 को जयपुर में सवाई मानसिंह के द्वारा की गई थी। सत्यनारायण राव समिति 1956 के आधार पर इसे जोधपुर में स्थानांतरित कर दिया गया। पुलिस में 50 जज होते हैं, जिनमें 38 स्थायी और 12 अतिरिक्त जज होते हैं। प्रथम न्यायाधीश थे राजस्थान हाईकोर्ट के कमलकांत वर्मा। ठीक है। दोस्तों, 75 वर्ष की जो प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम शुरू किया गया था राजस्थान हाईकोर्ट का, वो अगस्त 2023 में शुरू किया गया था, जिसे 25 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा समाप्त किया गया। ठीक है। दोस्तों, इस समापन समारोह की अध्यक्षता है वो सुप्रीम कोर्ट के जो CJI थे DY चंद्रचूड़, उनके द्वारा की गई थी। यहाँ पर एक ई सेवा त्वरित ऐप भी लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाईकोर्ट परिसर में म्यूजियम और ई समन वारंट के लिए ई सेवा त्वरित ऐप को लॉन्च किया। दोस्तों, यह सुविधा शुरू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। ठीक है।
तो पूछ लिया जाए कि ई सेवा त्वरित ऐप क्या है। ये ऐप है राजस्थान हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है। इसके परिसर में ई समन वारंट जारी करने और म्यूजियम के लिए इसे शुरू किया गया है। ये ऐप जारी करने वाला या अर्थात ऐसी सुविधा देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रदेश के किस स्थान पर राष्ट्रीय स्तर का 400 मीटर लंबाई का सिंथेटिक टैंक बनाया गया है। तो गाइज राजस्थान में सिंथेटिक टैंक है वो शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर में बनाया गया। कितने मीटर का है ये? यह 400 मीटर का है। आगे है, उत्तर भारत का पहला विप्रो का हाइड्रोलिक प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा 22 अगस्त 2024 को किया गया। दोस्तों, पहला भारत का जो विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट है, इसका उद्घाटन अपना जो महिंद्रा सेज है जयपुर में, वहां पर किया गया। ठीक है, कहाँ किया गया? महिंद्रा सेज में हाइड्रोलिक प्लांट का उद्घाटन किया गया। वो भी 22 अगस्त को किया गया अपने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। दोस्तों, हाइड्रोलिक सिलेंडर कंस्ट्रक्शन, अर्थ मूविंग, यूटिलिटी, लिफ्टिंग, कृषि, वानिकी, खनन जैसे क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रदेश के किस शहर में नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का ऑफलाइन कैंपस बनाया गया है। तो दोस्तों, यह कैंपस है वो अपने जयपुर में बनाया गया है। कौन सा कैंपस है? नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का ऑफलाइन कैंपस। दोस्तों, यह कैंपस है वो गांधीनगर गुजरात में स्थित नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का ऑफलाइन कैंपस बनेगा। भारत के बाहर युगांडा के अलावा 9 राज्यों में यूनिवर्सिटी ने अपना कैंपस खोला है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो राजस्थान में नेशनल साइंसेज यूनिवर्सिटी का ऑफलाइन कैंपस है वो कहाँ खोला गया है? वो अपने जयपुर में खोला गया है। ठीक है, तो गाइज आज अपन ने चर्चा की राजस्थान के प्रमुख जो अगस्त में जो महत्वपूर्ण स्थान थे जो चर्चा में रहे उनके बारे में। अब नेक्स्ट अपन अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, करंट अफेयर्स की जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनके बारे में देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, कल फिर मिलते हैं अगेन। थैंक यू। गुड इवनिंग गाइस, स्ट्रक्चर आरएस में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस अपन चर्चा कर रहे थे अगस्त के राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में। आज अपन चर्चा करेंगे राजस्थान में न्यूज में रही विभिन्न योजनाएं, कार्यक्रम और अभियान थे जो कि करंट में रहे थे, उनके बारे में आज अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की पहली योजना के साथ। दोस्तों, अगस्त में पहली योजना जो चर्चा में रही उसका नाम है मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। है नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। दोस्तों, इसे लागू किया गया है 31 अगस्त 2024 को। पूछ ली जाएगी डेट की मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना कब लागू की गई। यह की गई 21 अगस्त 2024 को। दोस्तों, इसमें घटित होने वाली सड़क दुर्घटना में घायल गंभीर घायल व्यक्ति को न्यूनतम समय, जिसे गोल्डन पीरियड भी कहते हैं, में राज्य के निकटवर्ती कोई सरकारी या फिर कोई जो निजी अस्पताल है वहां पर पहुंचाने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहन राशि के रूप में 10,000 रुपए प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि मान लो रमेश नामक एक व्यक्ति है, रमेश का एक्सीडेंट हो जाता है और साथ में अनिल नामक एक व्यक्ति है। अनिल है वो रमेश को तत्कालिक जो उसमें जो एक्सीडेंट हो जाता है वो जो समय होता है, टाइम होता है, उसे गोल्डन पीरियड कहते हैं। उस गोल्डन पीरियड के दौरान अनिल अगर रमेश को अस्पताल में ले जाता है तो अनिल को सरकार की तरफ से गाइस 10,000 रुपए प्रोवाइड प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ठीक है, इसके लिए सरकार ने मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना कोष का भी गठन किया है। तो पूछ लिया जाए कि मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा कोष किससे रिलेटेड है, तो ये आयुष्मान योजना है जो दुर्घटना से ग्रसित व्यक्ति है उनमें 10,000 रुपए व्यक्ति को दिए जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य है गाइस सड़क दुर्घटना में होने वाली जो मृत्यु दर है, लोगों की डेथ हो जाती है, उसको कम करना है। मदद करने वाले व्यक्ति को गाइस उसकी इच्छा के अनुसार अस्पताल से जाने की अनुमति भी इसके तहत प्राप्त है। प्रोत्साहन राशि आपको पता ही है 10,000 रुपए इसमें प्रोत्साहन दिया जाएगा। अगर इसमें जो व्यक्ति है वो इसमें शामिल अस्पताल कौन कौन से हैं, एक तो सरकारी अस्पताल हो सकता है,
और एक निजी अस्पताल भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट योजना है अटल भूजल योजना। अब ना आज का क्वेश्चन है कि अटल भूजल योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश की कौन सी रैंकिंग है। दोस्तों, अटल भूजल योजना है जिसे 25 दिसंबर 2019 को शुरू किया गया था। इस योजना में राजस्थान को तीसरी रैंकिंग प्राप्त है। ठीक है, कौन सी रैंकिंग? थर्ड रैंकिंग राजस्थान को इसमें प्राप्त है। दोस्तों, यह योजना राजस्थान के 17 जिलों में चलाई जा रही है 25 दिसंबर 2019 से। इस योजना के उद्देश्य के बारे में बात करें तो इसमें सामुदायिक सहभागिता से चिन्हित क्षेत्रों में गिरते भूजल स्तर के को कम करना है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि वर्तमान में जो गाइस ग्राउंड वाटर लेवल है वो कम होता जा रहा है, भूजल है वो कम होता जा रहा है। उसी जो ये जो समस्या है इसी से निपटने के लिए अटल भूजल योजना शुरू की गई थी। यह योजना मार्च 2025 तक चलाई जा रही है। ठीक है, 2019 से 2025 तक यह योजना चलाई जा रही है। यह योजना मुख्य रूप से भारत के गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में चलाई जाने वाली महत्वपूर्ण योजना है जहां पर जल की कमी है। ठीक है। यह योजना जिसके द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है उस मिनिस्ट्री का नाम है जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना में गाइस 50-50 की भागीदारी है। इसमें 50% पैसे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं और 50% योगदान है गाइस वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर विश्व बैंक और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी है 50-50 की। मिनिस्ट्री है जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण मंत्रालय। कितने राज्यों में चलाई जा रही है? गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक तथा राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। इस तरह टोटल 8 राज्यों में ये योजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट है लाडो प्रोत्साहन योजना। दोस्तों, लाडो प्रोत्साहन योजना है जिसका शुभारंभ हाल ही में किया गया है। इसका शुभारंभ किया गया 1 अगस्त को। ठीक है, पूछ लिया जाए कि लाडो प्रोत्साहन योजना का शुरू कब की गई है योजना, तो यह योजना 1 अगस्त को शुरू की गई है। दोस्तों, प्रदेश में चल रही पहले से एक योजना थी राजश्री योजना। इस राजश्री योजना को अब लाडो प्रोत्साहन योजना में समाहित कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत गाइस जो गरीब परिवार में जन्मी जो बेटियां हैं, बच्चियां हैं, उनकी आयु 21 वर्ष पूरी होने तक उनको 7 किस्तों में गाइस 1 लाख रुपए प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, कितनी उम्र तक? 21 वर्ष की उम्र तक 7 किस्तों में कितने रुपए दिए जाएंगे? 1 लाख रुपए प्रोवाइड करवाए जाएंगे राज्य सरकार के द्वारा, ताकि उनको आर्थिक सहायता प्रोवाइड करवाई जा सके। दोस्तों, बेटी के जन्म पर 1 लाख का सेविंग बॉन्ड सरकार के राज्य सरकार है उसके द्वारा जारी किया जाएगा। कितने का? 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड भी जारी किया जाएगा। 7 किस्तें में जिनमें 1 लाख रुपए प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इनकी पहली 6 किस्तों में बालिका के जो माता पिता है उनके खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत। इसके अलावा जो 7वीं किस्त है वो बालिका के स्वयं के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के तहत जो पैसे हैं वो भेजे जाएंगे डीबीटी के तहत। इसमें पात्रता के बारे में बात करें तो गाइस जिन बालिकाओं का जन्म है जननी सुरक्षा योजना के तहत जो स्वीकृत अस्पताल है उनमें होता है तो उन बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, इसकी पहली किस्त है गाइस वो बच्ची के जन्म के समय दी जाएगी जिसमें 2500 रुपए दिए जाएंगे। दूसरी किस्त है वो 1 वर्ष की अगर बेटी हो जाती है तो उसके उस समय दिए जाते हैं 2500 रुपए। वही 4000 रुपए तीसरी किस्त के रूप में अगर बिटिया प्रथम कक्षा में चली जाती है तो उस दौरान दिए जाते हैं। चौथी किस्त है वो बिटिया के 6ठी क्लास में जाने पर दिए जाते हैं जो कि 5000 रुपए की होती है। 5वीं की किस्त है वो कक्षा 10वीं में प्रवेश करने पर दी जाती है जो कि 11,000 रुपए की है। 6ठी किस्त है वो 12वीं कक्षा में जाने पर दी जाती है जो कि 25,000 की है। और 7वीं किस्त है गाइस वो 50,000 रुपए की है जो कि ग्रेजुएशन पूरी करने पर दी जाती है। ठीक है,
तो ये योजना कब शुरू की गई? 1 अगस्त 2024 से शुरू किया गया है लाड़ो प्रोत्साहन योजना। अब अपन आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना। मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान आरोग्य अर्थात माँ वाउचर योजना। दोस्तों, माँ वाउचर योजना को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा 8 अगस्त को मंजूरी दी गई थी। ठीक है। इसका राज्य स्तरीय शुभारंभ है गाइस, वो 17 सितंबर से किया गया है। तब से 17 सितंबर से इसका राज्य स्तरीय शुभारंभ किया गया है। दोस्तों, यह योजना पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 3 जिलों में चलाई गई थी, बारां में, भरतपुर में और फलोदी में। ये 3 जिले हैं, यहाँ पर ये पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चली थी। इसका उद्देश्य है दूर दराज के इलाकों में जहाँ पर सोनोग्राफी की गाइस सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहाँ की गर्भवती महिलाओं को जो निजी केंद्र है वहाँ पर निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा प्रोवाइड करवाना है। इसके तहत प्रदेश में 1661 सोनोग्राफी सेंटर अधिकृत किए गए हैं। ठीक है। तो सोनोग्राफी की सुविधा प्रोवाइड करवाना इस योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दोस्तों, सुरक्षित प्रसव, मातृत्व और मृत्यु दर को कम करने के लिए यह एक कारगर कदम साबित होगा। संपूर्ण प्रसव काल में गाइस 2 बार सोनोग्राफी की सुविधा है इस योजना के तहत फ्री प्रोवाइड करवाई जाएगी। कितनी बार? 2 बार करवाई जाएगी। इसके लिए QR कोड युक्त एक कूपन भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है। तो माँ वाउचर योजना कब शुरू की गई? 17 सितंबर 2024 से। इसको मंजूरी मिली थी 8 अगस्त 2024 को। ठीक है। आगे देखते हैं। आयुष्मान आरोग्य शिविर के बारे में। दोस्तों, प्रदेश के प्रत्येक गरीब और जो बुजुर्ग नागरिक है उनके लिए उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में साल में कम से कम 4 बार निःशुल्क मेडिकल जांच सुविधा है इसके तहत प्रोवाइड करवाई जाएगी। इन कार्यक्रम शिविरों के बारे में बात करें तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर शिविर है जो कि जिला स्तर पर लगता है। यहाँ पर प्रत्येक शनिवार को जांच की जाएगी, गरीब लोगों की और बुजुर्ग लोगों की। ठीक है। साल में कितनी बार? 4 बार। इसके अलावा जो प्राइमरी हेल्थ केयर है AAM, वहां पर प्रत्येक गुरुवार को जांच होगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रत्येक बुधवार को जांच होगी। वहीं जिला अस्पतालों में माह के प्रथम और तृतीय शुक्रवार को और मेडिकल कॉलेजों में माह के द्वितीय और चतुर्थ शुक्रवार को मेडिकल सुविधा जांच है वो यहाँ पर सुविधा प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है। आगे देखते हैं। कमजोर आय वर्ग के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी को देय अनुदान राशि कितनी है? दोस्तों, PM योजना के तहत जो देय अनुदान राशि है वो 1,75,000 रुपए है। ठीक है। कितनी? 1.75 लाख रुपए। इसमें गाइस केंद्र सरकार के द्वारा 1.50 लाख रुपए प्रोवाइड करवाए जाते हैं और बच गए 25,000 रुपए है वो केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है। जैसे राजस्थान का कोई नागरिक है कमजोर वर्ग का जो PM किसान आवास योजना के तहत कोई घर लेना चाहता है तो 1.50 लाख रुपए है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। वहीं ये है प्रदेश में चलाए जा रहे विकास कार्यों में कितने फीसदी एम सेंड का उपयोग करना आवश्यक है? दोस्तों, एम सेंड नीति के तहत 25% एम सेंड का उपयोग करना विकास कार्यों में आवश्यक है। ठीक है। कितना परसेंट? 25%। आगे देखते हैं। राइजिंग राजस्थान निवेश सम्मेलन 2024। दोस्तों, यह सम्मेलन है वो जयपुर में होने वाला है। कब होने वाला है? 9 से 11 दिसंबर के बीच में। कब होगा? 9 से 11 दिसंबर के बीच में होगा, जयपुर में यह सम्मेलन होगा। दोस्तों, इसके लिए नोडल विभाग है निवेश संवर्धन ब्यूरो। ध्यान रखना, निवेश संवर्धन ब्यूरो इसके लिए नोडल विभाग है। वहीं इसके सहयोगी विभाग है रिको, राजस्थान तथा उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग। ठीक है। दोस्तों, राइजिंग राजस्थान है वो इसमें देश दुनिया से बड़े बड़े निवेशक इसमें शामिल होंगे। इससे प्रदेश को होने वाले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक लाभ प्राप्त होंगे। इससे निवेश से नए उद्योगों का विकास होगा
लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से रोजगार की प्राप्ति होगी। साथ ही इससे जो अपनी इकोनॉमी है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है गाइस। तो ये कब होगा? राइजिंग राजस्थान सम्मेलन होगा, ये अपने जयपुर में होगा 9 से 11 दिसंबर के बीच में। आगे देखते हैं लखपति दीदी योजना के बारे में। दोस्तों, लखपति दीदी योजना है वो केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। राजस्थान में इस योजना के बारे में चर्चा करें तो इसका लक्ष्य है आगामी 3 वर्षों में, कितने वर्षों में? 3 वर्षों में 11.27 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है। दोस्तों, आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं को इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए उनको बैंक से लोन की सुविधा भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। मान लो रेखा है, रेखा को अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करना है तो लखपति दीदी योजना। इस योजना में सर्वाधिक महिलाओं का चयन है वो उदयपुर से किया गया है। कहाँ से किया गया? उदयपुर से सर्वाधिक महिलाओं का चयन किया गया है, लगभग 1.34 लाख महिलाओं का। और सबसे कम चयन किया गया जैसलमेर से, लगभग 3571 महिलाओं का चयन किया गया ट्रेनिंग हेतु। दोस्तों, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बारां, भीलवाड़ा से सर्वाधिक महिलाओं का चयन किया गया है लखपति दीदी बनाने के लिए। यहाँ पर जो प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी गाइस, वो निःशुल्क है। यहाँ पर 405 ट्रेनर प्रशिक्षण हेतु तैयार किए गए हैं जो महिलाओं को ब्लोबिंग, ड्रोन, बैंकिंग, अगरबत्ती आदि से जो विभिन्न मेकिंग होती है, चीजें बनानी होती है, उनको सिखाया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है। आगे अपन चर्चा करते हैं पीएम कुसुम योजना के बारे में। पहले तो ध्यान रखना कि पीएम कुसुम योजना का पूरा नाम क्या है। इसका नाम है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। इसके कंपोनेंट बी की यहाँ पर अपन बात करेंगे। दोस्तों, कंपोनेंट बी योजना के तहत प्रदेश में डीजल इंजन से चालित पंप से खेती की सिंचाई की जाती है। इसके लिए किसानों को सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगवाने होते हैं। इसके लिए गैस किसानों को लगभग 60% अनुदान प्रोवाइड करवाया जाता है। कितना अनुदान? 60% अनुदान दिया जाता है।
इवनिंग दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज अपन चर्चा करेंगे नेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। नेशनल करंट अफेयर्स के आज जो टॉपिक है उनमें विभिन्न चर्चित व्यक्ति थे जो न्यूज में रहे, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ऐसे करके एक एक वीडियो के थ्रू अपन अगस्त में जो भी नेशनल करंट अफेयर्स की न्यूज थी उनके यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले फैक्ट के साथ। अगस्त 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला दो देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। दोस्तों, अभी हाल ही में जो अपनी राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है द्रौपदी मुर्मू, इनको दो देशों का नागरिक सम्मान है वो प्राप्त हुआ है। एक तो हुआ है फिजी का और एक हुआ है तिमोर लेस्टे का। तिमोर लेस्टे का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसका नाम है ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्टे। ठीक है। वही फिजी का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसका नाम है कैंपेनियम ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। दोस्तों, यह जो फिजी का पुरस्कार है ये अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दिया गया था कुछ महीने पहले। ठीक है। आगे है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2024-25 के लिए संसद की जो लोक लेखा समिति है इसका अध्यक्ष किसे बनाया है? तो गाइस, जो अपनी के वेणुगोपाल हैं उनको आप जानते होंगे। इनको हाल ही में जो अपनी लोक लेखा समिति है इनका अध्यक्ष बनाया गया है। अध्यक्ष किनके द्वारा बनाया गया है? जो अपने लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला, जो कि कोटा से निर्वाचित हुए हैं, इनके द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, लोक लेखा समिति है, इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य होते हैं वो लोकसभा से चुने जाते हैं, वही 7 सदस्य होते हैं वो राज्यसभा से गाइस चुने जाते हैं। ऐसे टोटल 22 सदस्य होते हैं, दोनों सदनों के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। पूछ लिया जाता है ये इसमें कितने सदस्य होते हैं, क्या दोनों सदनों के इसमें सदस्य शामिल होते हैं? यस दोस्तों, यह समिति सरकार के खर्चों का हिसाब रखने का कार्य भी करती है। ठीक है। आगे देखते हैं, अगस्त 2024 को भारत का कैबिनेट सचिव किसे बनाया गया? तो दोस्तों, हाल ही में जो अपना टीवी सोमनाथ है, टीवी सोमनाथ को कैबिनेट सचिव बनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण नियुक्ति भी की गई जिनमें कुछ प्रमुख है। जैसे रक्षा सचिव है वो राजेश कुमार सिंह को चुना गया है। ठीक है। वित्त सेवा सचिव है वो नागराजू मदिराला को चुना गया है। किसको? नागराजू को। केंद्रीय गृह सचिव है गाइस वो गोविंद मोहन को चुना है, जिन्होंने अजय भल्ला का स्थान लिया है। वहीं अपने जो वित्त सचिव हैं वो तुहिन कांत पांडे को चुना गया है। ठीक है। कैबिनेट सचिव का नाम ध्यान रखना, जो अभी हाल ही में बने हैं उनका नाम है टीवी सोमनाथ, और जो वित्त सचिव है उनका नाम है तुहिन कांत पांडे। ठीक है। आगे है, केंद्र सरकार ने एसबीआई का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने सी एस सेट्टी को, इसे सी एस सेट्टी को, जो अपना एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका चेयरमैन नियुक्त किया है। इनका पूरा नाम है चेल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी। इनको 3 साल की अवधि के लिए एसबीआई का गाइस चेयरमैन बनाया गया है। ध्यान रखना, एसबीआई का चेयरमैन किसे बनाया गया है? सी एस सेट्टी को। आगे देखते हैं, इसरो ने किस भारतीय अंतरिक्ष यात्री का चयन आगामी भारतीय अमेरिकी स्पेस मिशन के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट के रूप में किया है? गाइस, हाल ही में इसरो ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का चयन है वो इसके लिए किया है। इनका चयन है शुभांशु शुक्ला है, इनका चयन किया गया है अमेरिकी स्पेस स्टेशन के लिए, जो भारत की तरफ से इसका प्रतिनिधित्व करेंगे। गाइस, यहाँ पर अपन इसरो के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इसरो है वो भारत सरकार की जो अंतरिक्ष विभाग है उसके तहत एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष एजेंसी है। कौन से डिपार्टमेंट में आती है? स्पेस डिपार्टमेंट में इसरो आता है। इसका हेडक्वार्टर है वो कर्नाटक के बेंगलुरु में है। ठीक है गाइस। इसका लक्ष्य है अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान तथा ग्रहों की खोज है उसके आगे बढ़ाना, राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य है। गाइस, एक्ट्रिस कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड अंतरिक्ष उत्पादों, तकनीकी परामर्श सेवाओं
और इसरो द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण तथा इसके प्रचार और वाणिज्यिक दोहन हेतु इसरो इसकी एक विपणन शाखा है। ठीक है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष का नाम है एस सोमनाथ। क्या नाम है? एस सोमनाथ। एस सोमनाथ है वो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष का नाम, ध्यान रखना। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। 1962 में एक समिति का नाम, जिसका नाम है अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति, जिसे इनकोस पर भी कहा जाता है, की स्थापना की गई थी इसरो के रूप में। कब? 1962 में। फिर 15 अगस्त 1969 में, 15 अगस्त 1969 में इसका पुनर्गठन किया गया और इसको जो अपना जो ये समिति है अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय समिति, इसका नाम इसरो कर दिया गया। ठीक है। कब किया गया? 15 अगस्त 1969 में। दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह है उसका नाम आर्यभट्ट है, जिसे 19 अप्रैल 1975 में जो सोवियत संघ का रॉकेट था उसकी सहायता से छोड़ा गया था। इसका नाम है, वो अपने महान गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, उनके नाम पर रखा गया था। ठीक है। ये देखते हैं ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के लगातार दूसरे वर्ष विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंक किसे चुना गया है? केंद्रीय बैंकर किसे चुना गया? तो दोस्तों, लगातार दूसरी बार जो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन है उसमें अपने आरबीआई के गवर्नर है शशिकांत दास। शशिकांत दास को लगातार दूसरी बार शीर्ष केंद्रीय बैंकर चुना गया है। ठीक है। आगे है कोरियाई पर्यटन के मानद राजदूत किन्हें बनाया गया है? तो गाइस, सुपर 30 के संस्थापक गणितज्ञ हैं आनंद कुमार। आनंद कुमार को जो कोरियाई पर्यटन है उसके मानद राजदूत चुने गए हैं। नेक्स्ट है भारतीय खेल प्रशासक जो कि 26 अगस्त 2024 को आईसीसी के नए अध्यक्ष बने हैं, उनका नाम है जय शाह। ध्यान रखना, आईसीआई जो आईसीसी है इसके अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? उनका नाम है जय शाह। जय शाह को इसका अध्यक्ष चुना गया है, जो कि 35 वर्षीय आईसीसी के चुने जाने वाले सबसे युवा अध्यक्ष हैं। ठीक है। 35 ईयर्स के हैं, ये साल के हैं, जो कि सबसे युवा अध्यक्ष अब तक चुने गए अध्यक्षों में से आईसीसी के। दोस्तों, इन्होंने ग्रेग बार्कले का स्थान लिया है। ठीक है। आगे देखते हैं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कृष्ट अभियान के बारे में। दोस्तों, इस अभियान की शुरुआत अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 अक्टूबर 2024 को की गई थी। कब की जाएगी? 2 अक्टूबर 2024 को। इसमें 79,150 करोड़ रुपए की लागत से इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। दोस्तों, इसमें 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 549 जिलों में 5 करोड़ की लागत से आदिवासियों को फायदा पहुंचाया जाएगा। ठीक है। कितने जिलों में लागू की जाएगी? 549 जिलों में आदिवासियों के लिए यह योजना है। दोस्तों, इसका उद्देश्य 17 केंद्रीय मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा किए गए 25 इंटरवेंशन के जरिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन और लाइवलीहुड गैप को खत्म करना है। ठीक है। आगे देखते हैं काजिंद युद्ध अभ्यास 2024 के बारे में। दोस्तों, जो काजिंद युद्ध अभ्यास है, सैन्य जो समझौता है, वो है भारत और कजाकिस्तान के बीच में। भारत और कजाकिस्तान के बीच में होने वाला ये एक महत्वपूर्ण संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसके 8वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है अपने उत्तराखंड में। ठीक है। जो किया जाएगा 30 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच में। ठीक है गाइस। फिर बात करते हैं आरती सरीन की। आरती सरीन है गाइस वो सशस्त्र बल सेवा चिकित्सा का महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी है। ठीक है। ध्यान रखना, आरती सरीन कौन है? सशस्त्र बल सेवा है इस पर नियुक्त होने वाली पहली महिला डीजी है, जो कि 46वें पद पर चुनी गई है। ये चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में। दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना को लागू किए हुए 10 वर्ष हो गए हैं। तो ये योजना है वो न्यूज में रही थी अगस्त में। तो इस योजना के बारे में यहाँ पर देखेंगे।
दोस्तों इस योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई थी। कब? 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य है किफायती तरीके से वित्तीय सेवाओं जैसे मूलभूत बचत, जमा खाते, धन प्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन आदि जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करवाना है। गाइस इस योजना के अंतर्गत जिन व्यक्तियों के पास कोई अन्य खाता नहीं है, वे भी बैंक शाखा या बिजनेस कोरस्पोंडेंट जो बैंक मित्र होता है, उनकी सहायता से आउटलेट मूल बचत बैंक जमा खाता खोल सकते हैं। इस योजना की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसमें जीरो बैलेंस पर भी आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो भी आप अकाउंट खुलवा सकते हैं न्यूनतम राशि के साथ। दोस्तों इसमें निःशुल्क डेबिट कार्ड दिया जाता है, जो कि रुपए कार्ड के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा जो रुपए कार्ड दिया जाता है वो निःशुल्क दिया जाता है। रुपए कार्ड एक तरीके का एटीएम होता है। ठीक है? दोस्तों इसमें दुर्घटना बीमा भी किया जाता है। 1 लाख रुपए तक का इसमें दुर्घटना बीमा दिया जाता है। साथ ही इसमें जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, इसे जो 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा दिया जाता था, इसे 2018 में बढ़ाकर गाइस 2 लाख रुपए का कर दिया गया है। तो वर्तमान में इसमें जो दुर्घटना बीमा जो राशि है वो 2 लाख रुपए है। ठीक है गाइस, इसमें ओडी सुविधा भी प्रोवाइड करवाई जाती है। साथ पात्र खाता धारक को 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी प्रदान की जाती है। कितने रुपए की? 10,000 रुपए की। दोस्तों इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो का भी लाभ दिया जाता है, तथा जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना आदि जो मुद्रा योजना आदि योजना है, इसके तहत पात्र हैं। तथा सीधे जो व्यक्ति के खाते में पैसे आते हैं इस योजना इसके तहत। ठीक है। हालांकि गाइस प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते के साथ कोई अनिवार्य शुल्क चेक बुक सुविधा प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है। बैंक प्रधानमंत्री जन धन खातों पर चेक बुक जारी कर सकते हैं, जिसकी कीमत भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है। तो ये अपन ने जाना प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में। अब अपन आगे चर्चा करते हैं स्वच्छ भारत अभियान के बारे में। तो गाइस स्वच्छ भारत अभियान को लागू किए हुए भी 10 वर्ष पूरे हो गए, जिसके कारण ये न्यूज में था। इसके बारे में जाने तो इसकी घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2014 को, जो प्रधानमंत्री का भाषण हुआ था लाल किले, वहां से इसकी शुरुआत की गई थी। इसे शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2014 से। ठीक है। घोषणा हुई थी 15 अगस्त को और शुरू हुई थी 2 अक्टूबर से। दोस्तों यह योजना सबसे पहले शुरू की गई थी ग्रामीण स्तर पर। इसके प्रथम चरण की बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत की गई थी, जिसका प्रथम चरण था 2014 से 2019 के बीच में। दोस्तों प्रथम चरण के तहत देश भर में 2014 से 15 2019-20 के बीच में लगभग 10.14 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों का निर्माण इस योजना के तहत किया गया था। ठीक है। फिर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण शुरू किया गया 2019 से 2025 तक। प्रथम चरण की सफलता के आधार पर गाइस स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण को 2025 तक ओडीएफ स्थिति को बनाए रखने और ठोस तथा जो तरल अपशिष्ट पदार्थ होते थे उनके प्रबंधन के लिए इसे शुरू किया गया था। इस चरण के तहत गाइस लगभग देश भर में 15 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया था। ठीक है। तो प्रथम चरण हुआ था 2014 से 19 के बीच में, और ग्रामीण स्तर पर स्वच्छ भारत का दूसरा चरण चला था 2019 से 2025 तक। ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी की बात करें तो यह शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी ने गाइस भारत में शहरी स्वच्छता और सफाई में महत्वपूर्ण बदलाव किया। 100% खुले में शौच मुक्त स्थिति प्राप्त करने, वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने, जन आंदोलन और लोगों के आंदोलन के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन को आगे बढ़ाने पर केंद्रित था यह प्रोग्राम। ठीक है। दोस्तों इसके तहत 2014 से 2021 तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 13,605.46 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे।
इसे शुरू किया गया था शहरी मिशन को 2 अक्टूबर 2024 को, जो कि 2021 तक चला था। ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0, शहरी मिशन 2.0, जिसे शुरू किया गया था 1 अक्टूबर 2021 को, जो कि चलेगा गाइस 2026 तक। 2021 से 2026 तक यह प्रोग्राम चलेगा। इसका उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों के लिए कचरा मुक्त स्थिति प्राप्त करना तथा कचरे के स्रोत से 100% उसे अलग करना, घर घर जाकर कचरे का संग्रहण करना और उसका वैज्ञानिक प्रबंधन करना। इस मिशन की अवधि है 2021 से 2026। दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लगभग 32,516 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है। तो ये अपन ने जाना स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अब कल है वो जो नेशन करंट में जो चर्चित स्थान थे उनके बारे में जानेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू। इवनिंग गाइज, स्ट्रक्चर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो अपन चर्चा कर रहे थे राजस्थान के अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में। ये लेक्चर है अपना नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में अपन चर्चा करेंगे। नेशनल करंट अफेयर्स में अपन ने गाइज एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, ये अपना सेकंड लेक्चर होगा। इसके साथ ही अगस्त में जो भी इंटरनेशनल खबरें थी जो न्यूज में रही उनकी अपन चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। नेशनल स्तर पर कौन से व्यक्ति चर्चा में रहे उनके बारे में। यहाँ पर व्यक्ति नहीं होगा, यहाँ पर स्थान होगा। ठीक है, कौन से स्थान चर्चा में रहे। पहला है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने अगस्त 2024 में विधानसभा में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने का प्रस्ताव पारित किया। तो दोस्तों, जो अपना पुडुचेरी है, पांडिचेरी, जहां पर दिल्ली की तरह विधानसभा है, जहां पर मुख्यमंत्री, राज्यपाल आदि सब कुछ होता है। अपने इंडिया में क्या है कि 2 यूटीज हैं जिनमें विधानसभा है, एक तो अपने दिल्ली में है और एक अपने पांडिचेरी में है। ठीक है गाइस। तो पांडिचेरी है वो राज्य बनना चाहता है, इसके लिए वहां की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है। ठीक है। आगे है, हाल ही में घोषित गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। बताइए कौन सा। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना, ये टाइगर रिजर्व पूछ लिया जाएगा। ये कहाँ पर है, तो ये गाइस अपने छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है ये, छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है, जो कि देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। दोस्तों, इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो श्री सेलम टाइगर रिजर्व है, जो कि अपने आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है। तो ध्यान रखना, देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो श्री सेलम टाइगर रिजर्व है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और हाल ही में एक नया टाइगर रिजर्व बना है, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, जो कि अपने छत्तीसगढ़ में है, जो कि इंडिया का तीसरे सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होने वाला है। इस तरह इंडिया में गाइस टोटल 55 टाइगर रिजर्व हैं। कितने हैं, 55। आगे है, कटघोरा लिथियम खान किस राज्य में स्थित है। कौन सी खान, कटघोरा। कटघोरा लिथियम खान है वो गाइस कहाँ पर है, ये अपने छत्तीसगढ़ में स्थित है। हाल ही में गाइस अपने छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार मिले हैं, जिसमें से जो कटघोरा खनन है, खान है, यह है अपने छत्तीसगढ़ में, जहां पर लिथियम का खनन किया जाएगा। 70वें खगोल विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने गाइस कितने पदक प्राप्त किए। तो भारत ने कुल 5 पदक प्राप्त किए, जिसमें से 1 स्वर्ण पदक था और 4 रजत पदक भारत ने अपने नाम किए। तो 70वां खगोल विज्ञान ओलंपियाड है गाइस, वो अपने ब्राजील में आयोजित किया गया था। कहां पर, ब्राजील में। गाइस भारत के इसमें 5 छात्रों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें दक्ष तोलिया है वो कर्नाटक के रहने वाले हैं। इन्होंने यहाँ पर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इस तरह भारत ने इसमें 1 स्वर्ण लिया, इसने लिया कर्नाटक के दक्ष तोलिया ने। इसके अलावा महाराष्ट्र के आयुष कोठारी, महाराष्ट्र के ही सानिध्य शराफ, तेलंगाना के बनी ब्रता मांझी और बिहार के पाणिनि ने रजत पदक अपने नाम किया। दोस्तों, नेक्स्ट जो 18वां खगोलीय विज्ञान ओलंपियाड है वो अगस्त में होगा, अगस्त 2025 में होगा, जिसकी मेजबानी कौन करेगा, भारत।
ध्यान रखना 18वां जो खगोल विज्ञान ओलंपिक यार्ड है, इसको कौन आयोजित करने जा रहा है? भारत। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 26 अगस्त 2024 को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने राज्य बनाने की, सॉरी कितने जिले बनाने की घोषणा की? दोस्तों वर्तमान में जो अपना लद्दाख है, यहाँ पर 2 ही जिले थे। कितने? 2 थे। क्या क्या नाम था? एक का तो नाम था लेह और एक का नाम था कारगिल। ये 2 जिले थे। अब यहाँ पर 5 जिले और बनाए जाएंगे। इस तरह लद्दाख में टोटल अब 7 जिले हो जाएंगे। 5 जिले कौन कौन से हैं? जास्कर, द्रास, चामनुब्रा और चांगलांग। ये प्रमुख 5 और नए जिले हैं जो कि लद्दाख में बनने जा रहे हैं। इस प्रकार लद्दाख में कितने जिले हो जाएंगे? 7 जिले हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, पहले जम्मू कश्मीर था, जो कि जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ही क्षेत्र हुआ करता था। यहाँ पर 370 आर्टिकल है, उसे समाप्त करके जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को अलग अलग कर दिया गया, जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूटीज का दर्जा दिया गया। ठीक है, ये देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मंजूर की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो यूपीएस है, को लागू करने वाला राज्य, भारत का पहला राज्य कौन है? दोस्तों महाराष्ट्र है, वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 24 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने जो न्यू पेंशन स्कीम थी, इसमें गाइस सुधार करके यूनिफाइड पेमेंट पेंशन स्कीम को लागू करने की घोषणा की थी। कौन सी स्कीम की जगह आई है? यूनिफाइड पेंशन स्कीम न्यू पेंशन स्कीम की जगह। दोस्तों यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इसे 1 अप्रैल 2025 को लागू किया जाएगा। कब से लागू होगी ये? 1 अप्रैल 2025 से। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2023 में न्यू पेंशन स्कीम में सुधार हेतु जो अपने वित्त सचिव है टीवी सोमनाथन, और टीवी सोमनाथन जो अपने वित्त सचिव हैं, इनकी अध्यक्षता में गाइस एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी की जो सिफारिश थी, उसी के आधार पर न्यू पेंशन स्कीम को चेंज करके यूनिफाइड पेंशन स्कीम के रूप में चेंज कर दिया गया। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के गाइस टोटल 5 स्तंभ हैं, जिसमें पेंशन की 50% पेंशन सुनिश्चित की गई है। पारिवारिक पेंशन, न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ते का लाभ तथा सेवानिवृत्त पर ग्रेजुएटी के अतिरिक्त जो एक मुश्त भुगतान होता है, वो इसमें शामिल किया गया। हर 6 महीने की सेवा पर वेतन प्लस डीए और उसके साथ 10% राशि पूरे सेवा काल का भुगतान इसमें शामिल होता है। ठीक है, ये अपन ने नेशनल करंट अफेयर्स के बारे में देखा। अब अपन इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि अगस्त में न्यूज में था। भारत ने यूक्रेन को 10 भीष्म क्यूब्स प्रदान किए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि भीष्म क्या है। दोस्तों ये क्यूब्स युद्धग्रस्त यूक्रेन में दुर्गम इलाकों में तुरंत चिकित्सा सुविधा पहुंचाने में मददगार होंगे। ये आखिरकार हैं क्या? आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब है ये, जो कि प्राकृतिक आपदा में 8 मिनट के अंदर हेलीकॉप्टर से उतारा जा सकता है। दोस्तों इसमें भारत के द्वारा इसको मई 2024 में ही लॉन्च कर दिया गया था। आगे है, अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद पर आधिकारिक रूप से उम्मीदवार कौन बनी है? तो दोस्तों कमला हैरिस हैं, जो कि अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी थी, उसकी राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार चुनी गई हैं। यह अमेरिका में पहली बार हुआ है जब कोई भारतीय अमेरिकी राष्ट्रपति पद का दावेदार बना है। तो अमेरिकी चुनाव के अभी तो रिजल्ट भी आ चुके हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी की जो उम्मीदवार है कमला हैरिस, वो गाइस हार गई है यहाँ पर। आगे देखते हैं हम। अगस्त 2024 में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख कौन बना है? दोस्तों हाल ही में बांग्लादेश में कुछ वहां पर टेंशन चल रही है, जिसके कारण शेख हसीना को वहां का क्षेत्र छोड़ना पड़ा था और उसने भारत में आके शरण ली थी। तो वहां की अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसके प्रमुख बनाए गए हैं साहबुद्दीन मोहम्मद यूनुस को। इनको साहबुद्दीन मोहम्मद यूनुस को। ये एक सोशल वर्कर है, बैंकर है, अर्थशास्त्री है।
इनको गाइस 2006 में गरीबी हटाने के लिए ग्रामीण बैंक और मोहम्मद यूनिस को नोबेल शांति पुरस्कार के रूप में इनको सम्मानित किया गया था। आगे है 6 से 8 अगस्त 2024 के बीच में बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो दोस्तों जो ये सम्मेलन हुआ था इसकी मेजबानी इंडिया ने की, भारत ने की थी। भारत ने पहली बार बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। इस बिम्स्टेक के बारे में चर्चा की जाए तो ये 7 देशों का, जो कि बंगाल की खाड़ी के आसपास जो भी देश है, उन 7 देशों का यह एक क्षेत्रीय संगठन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें दक्षिणी एशिया के 5 देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका। वही दक्षिणी पूर्वी एशिया के इसमें 2 देश शामिल हैं, म्यांमार और थाईलैंड। इस तरह करके इसमें टोटल 7 देश हैं, जो कि अपनी बंगाल की खाड़ी है, इनको छूते हुए ये देश इसमें शामिल है। दोस्तों यह उपक्षेत्रीय 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो पूछ लिया जाए कि बैंकॉक डिक्लेरेशन किससे जुड़ी हुई है, तो बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू अपने बिम्स्टेक की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वो बांग्लादेश के ढाका में है। ठीक है, ध्यान रखना हेडक्वार्टर का है बांग्लादेश के ढाका में है। बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें 7 सदस्य देश हैं और ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये देखते हैं 10 अगस्त 2024 को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के साथ यूपीआई पेमेंट सर्विस शुरू करने का समझौता किया है? तो दोस्तों हाल ही में जो अपने अरब सागर है, अपना हिंद महासागर है, वहां पर एक द्वीपीय देश है मालदीव। मालदीव के साथ भारत ने एग्रीमेंट किया है विदेश मंत्री एस जयशंकर के थ्रू। यूपीआई पेमेंट यहाँ पर जो यूपीआई अपन जो फोन पे पेटीएम में यूज करते हैं, उसके थ्रू जो सर्विस है वो शुरू की जाएगी यहाँ पर। भारत ने गाइस मालदीव के अलावा अन्य देशों के साथ भी यूपीआई एग्रीमेंट किया है, जैसे कि श्रीलंका, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, फ्रांस और सिंगापुर। ध्यान रखना भारत ने किस किस के साथ यूपीआई एग्रीमेंट किया है। आगे है अमेरिका में भारत के नए राजदूत किन्हें चुना गया है? तो गाइस विनोद विनय मोहन खन्ना को अमेरिका में नया राजदूत चुना गया है। अगला है 14 अगस्त 2024 को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व करने के लिए किन्हें नियुक्त किया गया है? तो गाइस पर्वत नेनी हरीश को संयुक्त राष्ट्र यूनियन है, जो अपना यूएनओ है, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। इन्हें पर्वत नेनी हरीश को। पर्वत नेनी हरीश ने गाइस रुचिरा कंबोज का स्थान लिया है। वहीं अंतरिम बागीच बागीच है वो जिनेवा स्थित यूएन कार्यालय में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये देखते हैं 17 अगस्त 2024 को आयोजित तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी किसने की? दोस्तों हाल ही में अपने 17 अगस्त को तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का आयोजन किया गया, जिसकी मेजबानी भारत ने की थी। ठीक है, इसका उद्देश्य है जो विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्रीज है, उनके लिए सस्टेनेबल टिकाऊ विकास की दिशा में प्रयास करना है। इस सम्मेलन के दौरान गाइस अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इनके द्वारा एक नई पहल की शुरुआत की गई, जिसका नाम है ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट। ठीक है, ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट में खास तौर पर वैश्विक क्षेत्र के जो दक्षिणी देश है, जो कि विकासशील देश है, इन दक्षिणी देशों को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। दोस्तों इसका फोकस है व्यापार, स्थिर विकास, तकनीकी साझा करने, परियोजना के लिए आसान वित्तीय मदद करना होगा। यह पहल भारत के विकास के अनुभवों पर आधारित होगी। दोस्तों भारत के व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए भारत ने लगभग 25 लाख डॉलर का एक विशेष को शुरू किया है। कितने लाख डॉलर का? 25 लाख डॉलर का। ग्लोबल साउथ की शुरुआत भारत के द्वारा 100 से अधिक देशों का समूह के साथ की गई थी। जब 2022 में भारत में G20 शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी की थी 2022 की के दौरान, भारत ने उसी दौरान ग्लोबल साउथ वॉइस साउथ ऑफ ग्लोबल साउथ की शुरुआत की गई थी, जिसमें 100 से अधिक देश शामिल है। ये देखते हैं
स्पेन के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बनी हैं? तो दोस्तों हाल ही में पेंतोग तनीसिवा पात्रा, ये अजीब सा नाम है, आप देखना। ये 37 साल की हैं, जो कि थाईलैंड की नई पीएम बनी है। नई क्या मतलब सबसे युवा प्रधानमंत्री चुनी गई है और थाईलैंड की दूसरी महिला प्रधानमंत्री ये चुनी गई है। आगे है स्टेच्यू ऑफ यूनियन। स्टेच्यू ऑफ यूनियन है वो अमेरिका के टेक्सास प्रांत है, वहां पर यूनियट में भगवान हनुमान की 90 फीट की एक ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जो कि अमेरिका की तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा मानी जा रही है। इसे स्टेच्यू ऑफ यूनियन के नाम से जाना जा रहा है, इसे नाम दिया गया। तो ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टेच्यू ऑफ यूनियन क्या है। तो ये अमेरिका में स्थापित भगवान हनुमान की 90 फीट की एक प्रतिमा है। ठीक है, अमेरिका का एक प्रांत है टेक्सास प्रांत, वहां पर इसकी शुरुआत, इसकी स्थापना की गई है। तो ये अपन ने जाना इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। तो इस तरह अपने अगस्त का करंट अफेयर्स है वो पूरा होता है। कुछ फैक्ट है जैसे कि टेक्नोलॉजी, गेम्स या फिर साइंस टेक्नोलॉजी हो गया, इकोनॉमी हो गया, आदि से छूटे हुए अगस्त के फैक्ट है वो अपन सितंबर के करंट अफेयर्स के साथ चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, अभी के लिए थैंक यू।